हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप सभी का वापस से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई 2009 में जो लागू हुआ वो पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों के बाद में आज चैनल पे वीडियो आ रही है। बहुत दिनों से मेरा मतलब है 2-3 दिन हो गए हमें क्लास अपलोड की हुई। चैनल पे इतना गैप नहीं रहा आज तक, तो बहुत दिन ही समझ लीजिए। और देखिए, आज के टॉपिक के बारे में बताऊं तो ये ऐसा टॉपिक है जो शिक्षक भर्ती की हर परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन कोई भी टीचर इसे फ्री में पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि ये वो टॉपिक है ना जो बच्चों को पेड बैचेस लेने के लिए मजबूर कर देता है, क्योंकि प्रश्न तो बनते हैं इससे। ठीक है, प्रश्न बनते हैं और बहुत अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो इसीलिए आज की इस क्लास में ही हम लोग शुरू करेंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सीरीज। और न केवल हम लोग केवल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पढ़ेंगे, बल्कि इसकी नियमावली जो 2010 में राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई वो भी इसी चैनल पे पढ़ेंगे। और आप लोग अगर कुछ दिनों के बाद में वीडियो देखते हैं तो आपको प्ले लिस्ट में इस चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। और शुरुआत करते हैं बड़े ही प्यारे ढंग से हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरी कोई क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरा। हमारा 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है, उसके बाद में आपको एक सरप्राइज क्लास भी देखने को मिलेगी। कुछ भी सरप्राइज हो सकता है, बस कंप्लीट करवाइए, उसके बाद में देखिएगा। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और इसमें हम लोगों को शिक्षा शिक्षा को हम लोग क्या बोलते हैं, एजुकेशन। तो हमारे संविधान में एजुकेशन की नींव कहाँ से पड़ी उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो महत्वपूर्ण किस लिए था कि ये जो था ये पहली क्लास से लेकर क्लास 8वीं तक के बालकों के संदर्भ में था। ठीक है, शुरुआत में जब संविधान बना तो उसमें क्लास का कोई जिक्र नहीं था, उसमें केवल स्टेटमेंट दिया हुआ था, वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उसमें क्लास का कोई भी जिक्र नहीं था। तो धीरे धीरे परिवर्तन होता गया नियमों में। और अंत में जो हमारा नियम बनाया गया, एक जो बाध्य कर दिया गया सरकार को, राज्य सरकारों को, जो नियम बना वो था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो 2009 में लागू हुआ। चलिए अब देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले समझते हैं कि जो हमारी स्वतंत्रता हमें मिली तो उस टाइम पे जो शिक्षा थी उसके बारे में कहा किस अधिनियम में जिक्र किया गया था या किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया था। तो देखिए, स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद में जो भारत का मूल संविधान था, तो ये प्रश्न बनता है और इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है भाई, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, मूल संविधान जो बना भारत का उसमें कहाँ पे जिक्र था, तो वो देखिए एक अनुच्छेद आता है। एक अनुच्छेद आता है, कौन सा अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 45, जिसमें नीति निर्देशक तत्व थे। नीति निर्देशक तत्व थे जिसमें इनमें कहा गया कि संविधान लागू होने के बाद में 10 वर्ष के भीतर, तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि 10 वर्ष के भीतर भीतर, ठीक है, सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर होनी चाहिए, जो भी आगे बात बताई जाएगी। उसके बाद में दूसरी चीज कही गई कि जो सारे के सारे राज्य हैं वो सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो 10 वर्ष के भीतर होएगी, लेकिन अब दो चीजें आपको क्या याद रखनी है कि एक तो 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, तो 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक। तो एक तो जब बालक 14 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तब तक। और उसके बाद में दूसरी चीज आपको याद रखनी है, एक शब्द मैंने आपको बोला, और दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, पीछे करिए मेरा स्टेटमेंट, दोबारा से सुनिएगा। तो आपको एक शब्द सुनाई दिया होगा, प्रयास शब्द। तो ये जो शब्द था ना, ये राज्यों को ना ऐसा कर दिया कि बाध्य नहीं कर पाया। जो हमारा मूल संविधान था वो राज्यों को बाध्य नहीं कर पाया। प्रयास शब्द देने के कारण राज्यों को कहा गया कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी राज्य 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सभी बालकों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी की सारी जो घटनाएं घटी ये हमारे मूल संविधान से संबंधित थी। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। अभी तक कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं पढ़ा हमने, बस इंपॉर्टेंट यही था कि मूल संविधान में जो स्टेटमेंट था कि कहाँ पे था, अनुच्छेद 45 में था, बस इतना इंपॉर्टेंट है मैन तो। चलिए आगे समय बीता, समय के साथ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू हुई। कौन सी शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लिखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन, मतलब उनका विद्यालय में नामांकन किया जाए। पहली चीज तो इसमें क्या कहा गया, एक तो सार्वभौमिक नामांकन, लिखते हैं जरा, रुकेगा। सबसे पहली चीज क्या थी, सार्वभौमिक नामांकन। देखिए समय लगेगा ये टॉपिक कंप्लीट होने में, लंबा टॉपिक है, लेकिन अगर आपने एक बार कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद में आपको जगह जगह से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग वापस से रिवाइज करेंगे और आपको याद हो जाएगा ये, ठीक है। तो बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे और रिवीजन क्लास लेंगे हम लोग जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में अगर आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है तो अभी क्लास छोड़ दीजिए अगर हो सके तो, या फिर 2x पे आप लोग क्लास देख सकते हैं। रिवीजन क्लास भी चैनल पे अपलोड हो चुकी होगी, जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तब हो जाएगी, ठीक है। चलिए, सार्वभौमिक नामांकन की बात इसने कही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और दूसरी चीज इन्होंने कही कि विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय में ठहराव क्यों कही गई? नामांकन तो साहब आप करवा दोगे, ठीक है, मतलब माता पिता को कहोगे नामांकन तो चलिए हो गया, लेकिन बालक कोई गारंटी थोड़ी ना है उसके माता पिता उसको 14 साल की उम्र तक पढ़ाए ही। 2 वर्ष के बाद में स्कूल से निकाल लिया, 1 साल पढ़ाया फिर निकाल लिया, ठीक है। तो इसीलिए दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है, विद्यालय में ठहराव, कि भाई बालक जो है वो 14 साल तक विद्यालय में रुकना भी तो चाहिए, उसका ठहराव भी तो होना चाहिए। तो ये बात कही गई कहाँ पे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। क्लियर है सभी को? उसके बाद में समिति बनी राम मूर्ति समिति 1990। राम मूर्ति समिति 1990। कौन सी समिति बनाई गई? राम मूर्ति समिति 1990 बनाई गई। इसकी रिपोर्ट आई जिसमें सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात कही गई। तो इसमें सर्वप्रथम शिक्षा के अधिकार की बात कही गई, राइट टू एजुकेशन की बात कही गई। सबसे पहले इसी में बात कही गई थी। समिति ने शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित करने की सिफारिश की। समिति ने क्या कहा कि जो शिक्षा का अधिकार है वो भारत में जो नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उसमें सम्मिलित किया जाए। किसको? शिक्षा के अधिकार को, ठीक है। तो मूल अधिकार में सम्मिलित करने की बात किसने कही? तो राम मूर्ति समिति 1990 ने कही। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग मूल अधिकार में सम्मिलित करने की बात। सम्मिलित बात कही गई, ठीक है। तो मूल अधिकार में सम्मिलित करने की बात किसने कही? शिक्षा के अधिकार को सम्मिलित करने की बात किसने कही? राम मूर्ति समिति ने 1990 में जो समिति बनाई गई। इसमें मुख्यतः 4 प्रमुख बातें कही गई और समिति ने बच्चे को शिक्षा के अधिकार प्राप्त हो सके सुलभ ढंग से, इसीलिए 4 बातें कही। और चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों को समझिएगा। चारों आपको ये समझाएंगे कि शिक्षा के लिए क्या क्या फैक्टर्स जरूरी होते हैं। एक तरीके से मतलब केवल नामांकन करवा देना या विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना ही महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ में और भी काफी सारी चीजें होती है जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। देखिएगा, पहली चीज तो इन्होंने कही नामांकन। जब बालक आएगा तभी तो आप बातें आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जब बालक को आपको लेके आना है स्कूल में तो सबसे पहले नामांकन होगा, ठीक है। सबसे पहले राममूर्ति समिति ने बात कही कि नामांकन करवाए जाए बालकों का विद्यालय में। दूसरी चीज जो कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कही गई कि जब नामांकन हो गया तो उसके बाद में ठहराव सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। बालक आ गए, उसका नामांकन रद्द ना हो, एक तरीके से वो नाम कटवा न ले, अपनी देसी भाषा में कहे तो उनका ठहराव किया जाए, उन्हें रोका जाए विद्यालय में, उन्हें किसी भी प्रकार से शिक्षा दी जाए 14 वर्ष की आयु तक एटलीस्ट, ठीक है। 2 चीजें तो थी, लेकिन 2 एक्स्ट्रा चीजें इन्होंने क्या बता दी कि बालक के पास में स्कूल होना भी तो चाहिए। बालक 15-20 किलोमीटर जाके थोड़ी ना पढ़ेगा। आप ही सोचिए ना, अगर आप लोग मतलब उस टाइम पे जब समिति, ये समझिए 1990 में समिति की रिपोर्ट थी, ठीक है। इसमें आप लोग ये सोचिए कि अगर उस टाइम पे आपके पास में 20-25 किलोमीटर दूर स्कूल होता तो आप पढ़ते? नहीं पढ़ते। आजकल तो हमारे घर के पास में होता है तब भी हम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो देखिए, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो इन्होंने कही कि स्कूल की भौतिक पहुंच होनी चाहिए, फिजिकल एक्सेस टू स्कूल। फिजिकल एक्सेस टू स्कूल मतलब बालक जो है वो भौतिक तौर पे स्कूल तक पहुंचे तो सही,
ठीक है। अब बालक पहुंच भी गया, उसका नामांकन भी हो गया और उसका ठहराव भी हो गया, ठीक है। लेकिन स्कूल और शिक्षक, स्कूल में क्या होते हैं शिक्षक, अब शिक्षक ही नहीं है तो उन्हें पढ़ाएंगे क्या। तो यहाँ पे चौथी जो चीज कही गई, स्कूल व शिक्षक की उपलब्धता। चौथी चीज जो कही गई वो कही गई कि स्कूल और शिक्षकों की उपलब्धता भी तो होनी चाहिए, वो भी तो अवेलेबल होने चाहिए। बिना शिक्षकों के स्कूल थोड़ी ना चलेंगे, और बिना स्कूल के बच्चे आएंगे कहाँ पे। तो ये चार चीजें जो है राममूर्ति समिति 1990 की रिपोर्ट में कही गई, और मूल अधिकार में सम्मिलित करने की बात भी सबसे पहले इसी समिति की रिपोर्ट में कही गई। आरटीई की बात भी यही कही गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलकर और भी चीजें पढ़ते हैं, और भी महत्वपूर्ण चीजें आती है जहां से प्रश्न बनता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर कहा कब, 1992। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार चार्टर, ठीक है। इसमें ना 6 से लेके 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रावधान था। 6 से लेकर 18 वर्ष, ठीक है, 6 से 18 तक के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने का प्रावधान था। इस पर हस्ताक्षर करने वाला भारत जो है वो 135वां देश बना। 135वां देश कौन सा था, भारत। तो ये एक फैक्चुअल चीज है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं समझा सकता, ठीक है। बस एक तरीके से ये समझ लीजिए कि 1992 तक ऐसा देखा जाए तो देश ने 135वें नंबर पे हस्ताक्षर किए थे। शिक्षा उस टाइम पे इतनी जरूरी नहीं समझी जाती थी, ठीक है। लेकिन आजकल तो बहुत सुधार हो गए हैं कंट्री में, ठीक है। तो ये स्वरूप था स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा का, और धीरे धीरे विकास होता रहा। अब ना कुछ एक विवाद आए, मतलब कोर्ट में जो विवाद आते हैं, वाद आते हैं, वो आए, और उनको समझते हैं हम लोग। अब जरा ध्यान से समझिएगा। पहला जो हुआ वो हुआ मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992। सबसे पहला क्या था, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद 1992, ठीक है। सबसे पहला जो वाद आया 1992 में, कौन सा आया, कर्नाटक राज्य विवाद, और उसके सामने कौन थे, मोहिनी जैन थे, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश में शुल्क से संबंधित ये विवाद था। किससे रिलेटेड था, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के शुल्क से रिलेटेड ये विवाद था। इस वाद के अंतर्गत रिजल्ट क्या निकले, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने सभी प्रकार के शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में सम्मिलित कर दिया। आप सभी को पता है कि अनुच्छेद 21 में जीने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 इसमें है जीने का अधिकार, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सारे जो शिक्षा के अधिकार है, जितने भी शिक्षा के अधिकार हों, जितने भी शिक्षा के अधिकार, उन सभी को इसके रिलेटेड या इसके अंतर्गत सम्मिलित कर दिया, किसमें, जीने के अधिकार में, अनुच्छेद 21 में, ठीक है साहब। शिक्षा का स्वरूप फिर बदला, मतलब अधिकार का जो स्वरूप है वो फिर बदला। 45 में था सबसे पहले, उसके बाद में 21 में आ गया जीने के अधिकार के तहत। किसके कारण, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य विवाद के कारण। किसके कारण, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य विवाद के कारण। क्लियर है इतना। देखिएगा धीरे धीरे स्वरूप बदलेगा और वर्तमान स्वरूप में आ जाएगा शिक्षा का अधिकार। तो एक तरीके से मतलब श्रृंखला में याद रखिएगा ताकि भूले नहीं आप लोग, और रिवीजन करते रहिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा जो विवाद आया, दूसरा आया उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विवाद। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विवाद। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य विवाद आया एक साल के बाद में ही, 1993 में, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बच्चों की 14 वर्ष की आयु तक के शिक्षा के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंतर्गत मान लिया, ठीक है। पहले तो क्या कहा कि जितने भी शिक्षा के अधिकार हैं उनको सम्मिलित कर दो अनुच्छेद 21 में।
लेकिन इस वाद या विवाद के बाद में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने क्या कहा है कि बच्चों की 14 वर्ष की आयु तक की शिक्षा के अधिकार को ना हम लोग सम्मिलित करेंगे 21 में। ठीक है, डिफरेंस समझ रहे हैं ना? डिफरेंस समझिएगा कि यहाँ पे अनुच्छेद 21 वापस से लिखते हैं हम लोग, अनुच्छेद 21 जिसमें हम लोग लिखते हैं जीने का अधिकार, जीने का अधिकार, इसके अंतर्गत सम्मिलित किया क्या? 14 वर्ष के आयु तक बालक जो है, 14 वर्ष की आयु तक के बालकों की शिक्षा। ठीक है, समझ में आया होगा? क्लियर है सभी को? ठीक है साहब, ये तो था स्वरूप। इसमें क्या समझा हम लोगों ने? सबसे पहले 45 में था, उसके बाद में 21 में आया, सारी की सारी शिक्षा थी, लेकिन इसके बाद में 21 में बच गया क्या? 14 वर्ष की आयु तक। ठीक है, तो ये था बेसिक स्वरूप। आगे बढ़ते हैं, आगे और भी घटनाएं घटी। कौन सी घटनाएं घटी वो देखिएगा। समिति थी तपस मजूमदार समिति, तपस मजूमदार समिति, कब? 1999। तपस मजूमदार समिति ने 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसको अनुच्छेद 21 ए के तहत जो मूल अधिकार दिए थे उनमें सम्मिलित करने की सिफारिश की। ठीक है, तपस मजूमदार समिति ने 1999 में जो समिति बनी उसमें अनुच्छेद 21 ए में जो हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार, इसके अंतर्गत सम्मिलित करने की, याद रखिएगा, सिफारिश की है, किया नहीं है। ठीक है, सिफारिश शब्द याद रखिएगा। तो सिफारिश किसने की? तपस मजूमदार समिति ने। तपस मजूमदार समिति का गठन कब किया गया? 1999 में किया गया। मूल अधिकार हमारे कौन से संविधान, मतलब जो कौन से हमारे अनुच्छेद में है? तो वो 21 ए में है। और यहाँ पे आप लोग एक चीज ये डिफरेंस याद रखिएगा, लागू नहीं किया गया है, यहाँ पे केवल सिफारिश की गई है। ठीक है, यहाँ पे केवल सिफारिश की गई है, तो आप लोग ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए समय आता है 2002, 3 वर्ष पश्चात की ही बात है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 86वां संविधान संशोधन होता है। वर्ष 2002, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन होता है और इसमें 3 जगह पे परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, 3 अनुच्छेद में एक तरीके से परिवर्तन किया जाता है। कौन कौन से हैं? बड़े ही बेसिक तरीके से, बड़े ही सरल भाषा में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे, देखिएगा। सबसे पहला जो परिवर्तन हुआ वो 21 ए में हुआ, जहां पे मूल अधिकार दिए गए थे। दूसरा जो परिवर्तन हुआ या दूसरा जो संशोधन हुआ वो हुआ 45 में। ठीक है, तीसरा जो संशोधन हुआ, एक मतलब 11वां कर्तव्य जोड़ा गया 51 ए में। ठीक है, देखिएगा, तपस मजूमदार समिति की सिफारिश पे 21 ए के तहत, 21 ए के तहत हमारा जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो जोड़ दिया गया। ठीक है, तपस मजूमदार समिति ने कहाँ पे सिफारिश की थी? 1999 में। यहाँ देखिएगा सिफारिश की, तो इसी की सिफारिश पे, इसी समिति की सिफारिश पे 21 ए जोड़ा गया। 21 ए में मूल अधिकार में किसे जोड़ा गया? शिक्षा के अधिकार अधिनियम को। और जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए, तो कौन से बच्चे? 6 से 14 वर्ष की आयु। ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का उपबंध करेगा। कौन करेगा उपबंध? राज्य करेगा। केंद्र सरकार की बात नहीं कही गई, राज्य करेगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। और कौन सी, कैसी शिक्षा? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब फ्री भी होनी चाहिए और कंपलसरी भी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एक लाइन और जोड़ी गई कि राज्य जो है वो ये उपबंध जो है, जो ये भी नियम बनाएगा या जो भी व्यवस्था करेगा वो ऐसी रीति से करेगा जो विधि द्वारा बताई जाएगी। मतलब अभी तक कंफर्म नहीं था सारा कुछ, बस जोड़ा गया। और 2002 में 86वें संविधान संशोधन में ये जोड़ दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक जो भी बालक हैं उनके निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध किया जाएगा। और किस प्रकार से किया जाएगा? उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से विधि है जो बताएगी। ठीक है, इतना ही जोड़ा गया।
उसके बाद में जो 45 है अनुच्छेद, जिसमें नीति निर्देशक तत्व थे और जिसमें हमने शुरू में पढ़ा कि शिक्षा के अधिकार की झलक हमें देखने को मिली, उसमें हम लोगों ने क्या संशोधन किया। उसमें पहले तो ये था, क्या था देखिएगा, स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, चलते स्टार्टिंग में जी। यहाँ पे क्या था कि 10 वर्ष के भीतर 14 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक प्रयास करेगा राज्य, ठीक है। लेकिन अब इसमें ना संशोधन कर दिया गया, इसमें कुछ चेंज किया गया। और चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ 45 में कि जो राज्य है वो 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, पहले तो थी 6 वर्ष की आयु के बाद, लेकिन यहाँ पे होगी 6 वर्ष के, या फिर मैं सीधा सीधा लिखूं बिफोर 6 इयर्स। राज्य जो है वो 6 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले पहले, ठीक है, बालक को पूरी जो है वो जो आज हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ECC कहते हैं, ठीक है, ये जो है ये उपबंध, इसके लिए उपबंध करेगा, इसको प्रदान करने के लिए उपबंध करेगा। इसे हिंदी में हम लोग कहें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख व शिक्षा, ठीक है, जिसे हम लोग आजकल आंगनवाड़ी बोलते हैं ना, जो आंगनवाड़ी, वो उसके लिए उपबंध किया गया था। बेसिक सी बात है कि पहले कहा गया था कि 6 वर्ष के बाद में, लेकिन जब परिवर्तन हुआ 6 वर्ष के बाद वाली चीजों को मूल अधिकार में शिफ्ट किया गया, तो यहाँ पे संशोधित करके चीजों को 6 वर्ष से पूर्व लिख दिया गया, ठीक है। इतना तो क्लियर था। लेकिन अब मूल कर्तव्य में भी कर्तव्य जोड़ दिया गया है, जो कि 11वां कर्तव्य बना। और 11वें कर्तव्य में क्या कहा गया है कि जो भी माता पिता हैं या फिर जो भी संरक्षक हैं, जरूरी नहीं है ना कि माता पिता हो ही, तो जो भी संरक्षक व माता पिता हैं वो अपने बच्चों को, ठीक है, या फिर अपने प्रतिपाल्यों को, संरक्षक होंगे संरक्षक जिनको भी पाल रहे हैं उनको 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा है वो प्रदान करने का अवसर दें, ठीक है। तो यहाँ पे 6 वर्ष, यहाँ तो मैं लिखूंगी नहीं, लिखूं डायरेक्ट, यहाँ पे चलिए समझ जाइएगा ना आप लोग, कर्तव्य जोड़ा गया है कि शिक्षा प्रदान करने का जो अवसर है वो प्रदान करें, या लिख देते हैं अवसर प्रदान करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें। चलिए, तो ये संविधान संशोधन हुआ कब, 1900 माफ कीजिए 2002, 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। और जो 21A में जोड़ा गया वो जोड़ा गया किसकी सिफारिश पे, 1999, जो की समिति थी हमारी तपस मजूमदार समिति, ये रही, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया कि जो संविधान संशोधन वगैरह हुआ 2002 में, तब तक जो एक तरीके से लगभग मुख्य रूप में आ चुका था जो हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वो वहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब कल से हम लोग, या कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009, वो संसद में कब पारित हुआ, किस सदन में किस प्रकार से गया, राष्ट्रपति की सहमति कब मिली, कितने कितने इसमें अध्याय हैं, कितने इसमें धाराएं हैं और कितनी अनुसूची है, ठीक है। और जो भी संविधान इसमें अध्याय या धारा में जो भी संशोधन हुए वो भी हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल एक ओवरव्यू देखेंगे पूरे के पूरे जो हमारा शिक्षा का अधिकार है उसके ओवरव्यू देखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन सी बातें इसमें कही गई है। वो डिटेल में तो हम लोग फिर एक एक जो धारा है उनको उठा के पढ़ेंगे, लेकिन कल की क्लास में हम लोग एक तरीके से पूरा ओवरव्यू देखेंगे। तो कल की क्लास देखना मत भूलिएगा। और 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए, फिर सब आपको सरप्राइज मिलेगा। कोई एक ऐसी वीडियो आने वाली है, एक तरीके से मैराथन क्लास होगी 6 से 7 घंटे की, ऐसे समझ लीजिए, जो कि बहुत रामबाण साबित होने वाली है, ठीक है। खास करके उन बच्चों के लिए जिन्हें जीके में दिक्कत होती है, वो मतलब हिंट मैंने दे दिया, आप समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए मेक श्योर करिएगा, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्लास पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कल की क्लास में जरूर अटेंड कीजिएगा क्लास को, और पूरी सीरीज साथ में कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।